लास्ट लेक्चर तक हमने डाइपोल के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये सारी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन ये था शॉर्ट डाइपोल वाला, जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। तो मैंने आपको ये बोला था कि आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करेंगे। तो अगर जिन्होंने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया है तो उनके लिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू √5/√2 आई कैप प्लस जे कैप। तो ये आंसर हो जाएगा। जिनका भी ये आंसर आया वो सही आंसर है, जिनका नहीं आया अभी हम देख लेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ हम। देखिए क्वेश्चन में बोला है शॉर्ट डाइपोल इज सिचुएटेड एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड इक्वेटर अलोंग वाई एक्सिस। तो डाइपोल है, तो डाइपोल की एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये बोला गया है। और जो इसका इक्वेटर है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है। तो डाइपोल कुछ इस तरीके से है। It is found that magnitude of electric field and electric potential due to dipole are equal at a point distant √5 मीटर। ये नहीं बताया गया है कि ये पॉइंट लाई कैसे कर रहा है, एक्सिस पर लाई कर रहा है कि इक्वेटोरियल पर लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें थीटा एंगल पर मान लेना होगा। मान लीजिए कि ये थीटा एंगल पर लाई कर रहा है कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर। मान लीजिए ये डाइपोल है इस तरीके से ये, तो ऐसे कुछ थीटा, ये तो 45 डिग्री निकाल दिया, निकालने से पहले की बात है। मान लो ये कुछ एंगल थीटा था, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा एंगल पर √5 मीटर आगे लाई कर रहा है, ऐसा बोला गया है, एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डाइपोल की वजह से बराबर है। तो आर कॉमा थीटा वाला केस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है आर कॉमा थीटा वाले केस में, दैट इज KP/r³ √1 + 3 cos² थीटा, है ना, ये होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KP/r² × cos थीटा। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। यहाँ से बराबर करके जो इक्वेशन बनी, वहाँ से cos थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे। cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू आप लिख देना ±1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से cos थीटा की दो वैल्यूज आनी चाहिए थी, 45 डिग्री आनी चाहिए थी एक तो, और एक 135 डिग्री आनी चाहिए थी। शायद आज इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, जो मुझे स्टार्टिंग में वार्निंग मिल गई थी। तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है तो देख लेना, बाकी अगर सही चलता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से दो वैल्यू आनी चाहिए, वन इज 45 डिग्री, अदर इज 135 डिग्री। लेकिन एक वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड इसलिए कर देंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, cos थीटा बराबर पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लिया, क्योंकि पोटेंशियल तो पॉजिटिव है ना। इन्होंने देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के बराबर कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वाला केस ही एज्यूम करके चलेंगे, नेगेटिव वाला केस डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। बात समझिए, cos थीटा जब पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये रहा पोटेंशियल। तो cos थीटा बराबर +1/√2 वाला वैल्यू ले लिया हमने। तो यहाँ से अपने को पता चल गया, अगर cos थीटा 1/√2 है तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से अपने को मिल गया थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अभी तक हमें क्या पता था कि जो पॉइंट है वो r कॉमा थीटा पर लाई कर रहा है। r वहाँ पर √5 ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया 45 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से अब सिचुएशन बन चुकी है कि डाइपोल ये रहा, और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि 45 डिग्री पर लाई कर रहा है, और डिस्टेंस है √5 मीटर, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर √5 मीटर, और ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि डाइपोल की एक्सिस तो एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, ध्यान देना, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर इस √5 मीटर के दो कंपोनेंट कर लोगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग कर लो तो √5/√2 आ जाएगा, और एक वाई एक्सिस के अलोंग कर लो, √5/√2 वापस से आ जाएगा। तो यहाँ से जब तुमने इसको दो भागों में तोड़ दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर वेक्टर की वैल्यू लिख दोगे, दैट इज √5/√2 आई कैप प्लस जे कैप।
ये कुछ आंसर आ गया। तो जिनको कॉपी करना है इसका सोल्यूशन वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी कॉपी करेंगे। बाकी अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो मुझसे तुम पूछ सकते हो। चलो तो यहाँ तक आंसर लिख लिया होगा आपने, जिनका छूट गया है वो आंसर लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। So now let's proceed further with the first heading of today, that is interaction energy of dipole in external electric field। देखो टॉपिक क्या है, कोई डाइपोल है, तो डाइपोल है तो बेसिकली वहां पर चार्ज होंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। वो अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है तो वहां पर माइनस क्यू वाला चार्ज कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्टर्ब होगा, प्लस क्यू वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्टर्ब होगा। देयर मस्ट बी सम इंटरेक्शन, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्यू और माइनस क्यू के साथ। तो मैं ये बोल सकता हूँ ओवरऑल डाइपोल के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वही हम बात करने वाले हैं कि इंटरेक्शन जो होगा उससे रिलेटेड एनर्जी क्या होगी डाइपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो उसकी बातें हम यहां पर करेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी देखेंगे। जैसे हमने देखा था दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 की इंटरेक्शन एनर्जी होती थी K Q1 Q2 अपॉन R। आई होप आपको याद होंगी ये सारी चीजें। इंटरेक्शन एनर्जी की बातें हम कर रहे हैं। इंटरेक्शन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो कि अगर एक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है और एक डाइपोल को इस तरीके से थीटा एंगल पर रख दिया गया है। थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल ले लिया गया है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड बातें बताऊंगा, कैसे चीजें आई हैं इस पर हम अभी फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दिया गया थीटा एंगल पर, तो जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी डाइपोल की उसका फॉर्मूला जो होगा, इंटरेक्शन एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जो होगी इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम लिखेंगे माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर। पी वैक्टर क्या है, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ई वैक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, माइनस पी डॉट ई को माइनस पी कॉस थीटा। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई कॉस थीटा, वेयर एज थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया इंटरेक्शन एनर्जी से रिलेटेड। तो यहां पे हेडिंग लिख लो और उसके बाद कॉपी करो उसे। हेलो स्वाति गिराम,
इस चीज को कॉपी करो जल्दी से, और फर्स्ट फॉर्मूला आज का आ गया है, दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा। आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्मूले, जब से ये चैप्टर चल रहा है तब से बहुत सारे फॉर्मूले बन गए होंगे। तो अब ये बारी आ गई है आपकी कि एक एक करके इन फॉर्मूलों को रोज रोज रिवाइज करो, नहीं तो ये फिर साफ हो जाएंगे, आपके मेमोरी में रहेंगे नहीं। तो रिवाइज करते रहो फॉर्मूलों को। आप तब तक लिखो, मैं तब तक रिपीट करता रह रहा हूं, जो कि आपके दिमाग में ये सारी बातें जाती रहेंगी वापस से। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा। इतना सिंपल है ये, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। कोई डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है तो उस डाइपोल की इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई कॉस थीटा। ये याद रखना है। थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला आज का, दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो या u बराबर माइनस पी डॉट ई, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे याद करो, ठीक है। चलो अब कुछ बातें यहां से डिड्यूस कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अब देखो पहला पॉइंट तो ये, अगर मान लो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा, जब डाइपोल पी ऐसे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पैरेलल ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्शन, थोड़ा सा चीज फ्रीज कर जा रहा है। रुको मैं सही से बना दे रहा हूं। देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और डाइपोल को भी हमने इसी डायरेक्शन में इस तरीके से प्लेस कर दिया। इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर थीटा 0 होगा तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उस केस में cos थीटा अगर 1 हो गया तो यहां पर u की जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस पीई। तो इस केस में u जो होगा ना, u बोले तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की या इंटरैक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं, u मिनिमम हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, u मिनिमम कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब डाइपोल मोमेंट किस दिशा में रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखा होगा, या यूं बोल दें कि थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो डाइपोल की स्टेबिलिटी इस केस में मैक्सिमम होगी। किस केस में, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखेंगे तो डाइपोल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं। मान लो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री बोले तो आपकी डाइपोल मूवमेंट ऐसे रख दिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल ऐसे है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया हमने तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा आपकी, और cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो फिर यहां पर u का जो वैल्यू आएगा वो p आएगा, पॉजिटिव में आ गया। तो यहां पर u का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाती है। तो कम से कम स्टेबल रहेगा डाइपोल इस केस में। मतलब अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट दिशा में रख दोगे तो डाइपोल की स्टेबिलिटी लीस्ट होगी, है ना, कम से कम डाइपोल की स्टेबिलिटी होगी। डाइपोल ऐसे नहीं रहना चाहेगा। ये वाला जो पोजीशन है ना, ऐसे अगर तुम डाइपोल को रखोगे तो ये वाले पोजीशन में डाइपोल नहीं रहना चाहेगा, वो अनस्टेबल है इस वाली पोजीशन में। डाइपोल किस वाली पोजीशन में रहना चाहेगा, इस वाली पोजीशन में डाइपोल रहना चाहेगा, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में डाइपोल को रखा गया है वो स्टेबल पोजीशन है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट दिशा में डाइपोल को रखा गया है तो वो अनस्टेबल पोजीशन है, ठीक है। मैंने तीसरा केस नहीं लिखा है लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऐसे, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डाइपोल को हम ऐसे रख देते हैं परपेंडिकुलरली,
ऐसे करके, ठीक है। तो अब बताओ थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो बताओ cos थीटा कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इस केस में u कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो अगर मान लो डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रख देते हैं तो उस केस में कोई भी इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होगी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो ये तीसरा वाला भी पॉइंट लिख लेना, मैंने यहां पर नहीं लिखा है लेकिन अब मैं लिख दे रहा हूं। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, cos थीटा 0 हो जाएगा और उस केस में डाइपोल की इंटरेक्शन एनर्जी 0 हो जाएगी, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, या डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये 3 केस हो गए इस वाले फॉर्मूले से। तो तीनों केस को बहुत जल्दी से लिख लो अब। तुम लिखो, मैं यहां से फालतू चीजों को हटा देता हूं तब तक। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा जो मैं यहां पर लिखता नहीं हूं लेकिन बोल देता हूं, उन्हें भी लिख लिया करो। जैसे u इज मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, तो वो वाला पॉइंट भी लिख लिया करो। ओरिएंटेशन लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है इसका ओरिएंटेशन ये है। ओरिएंटेशन बोले तो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसे रखा गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। पूरे चैप्टर का एक फॉर्मूला चार्ट बना लो जिस पर शुरू से लेके अभी तक के जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को लिख लो और रोज रोज रिवाइज करो, ठीक है। वो तो एक तरीका हो गया फॉर्मूला रिवाइज करने का, बाकी नोट्स तो तुम्हें एज यूजुअल रिवाइज ही करते रहना। नोट्स एज यूजुअल रिवाइज करो, बाकी फॉर्मूला रोज रोज एक बार देख लिया करो, क्योंकि फॉर्मूला बहुत जल्दी भूल जाएगा। इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है। चलो लिख लिया ये थर्ड वाला केस भी इंक्लूड कर लेना यहां पर, थर्ड वाला कि थीटा 90 होगा तो cos थीटा की वैल्यू, हाँ चैप्टर, यस चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। चैप्टर खत्म होने वाला है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको उसमें बेनिफिट होगा, फिर वहां से स्टार्ट कर लेना आप। और सारी वीडियोस तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं काफी टाइम बाद, उन्हें लग रहा है कि ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि ऑलरेडी सारे चैप्टर की वीडियोस तो ऑलरेडी एक एक करके, मतलब टॉपिक वाइज, मतलब सीरियल वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से। एक दिन में एक ही देखें, एक से ज़्यादा डाइजेस्ट ना करने की कोशिश करें, ठीक है। तो डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे एक से ज़्यादा अगर आप नए स्टूडेंट हो, आप क्लास 12th में हो, अभी पहली बार पास आउट नहीं हो, रिपीटर नहीं हो। चलो ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ये सब चीज़ मैं हटा दे रहा हूँ अब यहाँ पर। चलो तो अब हमारा है नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग की बारे में बात करते हैं, फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डाइपोल को प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। एक डाइपोल को रख दिया गया है। अब डाइपोल पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, कितना लगेगा, वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वापस से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दिया गया है। अब वो डाइपोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा, वो सारी चीजें इस सेक्शन में हम देखेंगे, ठीक है। अगर तुम घर पर अच्छे से इस चीज को समझना चाहते हो ना,
तो तुम पता है क्या करना, तुम एक काम करना कि डाइपोल को माइनस क्यू और प्लस क्यू में खोल लेना, ठीक है। ये एरो क्या है, एरो, एरो की तरफ प्लस क्यू बना देना, जैसे यहां पर देखो मैंने बनाया है, इसको थोड़ा देखो ध्यान से। ये देखो, ये जो ये पी वेक्टर बनाया है ना इस तरीके से एरो, ये है क्या, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू तो है। ये देखो ये, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसको दिखाता हूं तुम्हें। चलो अब ये देखो, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा ना सीधी लाइन कर लेते हैं, ये हो गई है टेढ़ी लाइन अजीब सी। अब देखो ये जो एरो दिख रहा था ना तुमको, वो ये था, ऐसे डॉट 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 कर देते हैं, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, ठीक है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने। तो पॉजिटिव वाले चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, ये फोर्स लग गया। और माइनस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके ऑपोजिट, तो यहां पर माइनस क्यू पर इस डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लग गया। तो अगर मैं बात करूं आपसे टोटल फोर्स, डाइपोल पर टोटल फोर्स कितना है, वो तो जीरो ही आया, क्योंकि क्यू ई जितना इधर लग रहा है फोर्स, उतना ही फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। तो यहां पर टोटल फोर्स ऑन डाइपोल कितना हो गया, जीरो हो गया। बात समझे। तो बात क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर टोटल फोर्स कितना रहेगा, जीरो। तो यहां पर एक पॉइंट फिर लिखा गया है, ये आप पॉइंट देखो, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वापस से रिपीट कर रहा हूं, टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, वो गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बातें कर रहे हैं कि टोटल फोर्स जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म में जीरो होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल फोर्स जीरो है, इसका मतलब डाइपोल इज इन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डाइपोल को अगर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, टोटल फोर्स जीरो आ गया, इसका मतलब वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, वो लीनियर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, बात समझे। अब देखो थीटा बराबर 180 डिग्री पर हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, जैसे थीटा बराबर 180 डिग्री, चलो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सुनना ध्यान से है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया उल्टा करके 180 डिग्री पर। तो डाइपोल पर अगर टोटल फोर्स में पूछूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल पर टोटल फोर्स कितना है, जीरो बोलोगे, इसका मतलब डाइपोल किस चीज में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, इस चीज को याद रखना। तो इक्विलिब्रियम तो है, अब यहां पर तुम्हें सोचना होगा क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि डाइपोल ऐसे नहीं रहना चाहता, वो तुरंत अपनी डायरेक्शन को पलट के इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कर लेगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो अगर थीटा बराबर 180 डिग्री पर डाइपोल प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा बराबर 0 डिग्री पर अगर डाइपोल है तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, आप यहां से स्टार्ट कर लो, फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग लिखो।
कोई चीज नहीं समझ में आई हो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। तुम्हें कोई चीज रिपीट करवानी होगी तो वो भी करा लेना, लेकिन अपने आप से भी एक प्रॉमिस करो कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड वे में रह के पढ़ाई करूंगा। ऐसे नहीं कि बैठे आप यहां पर हो दिमाग कहीं और पे है, तो फिर जाहिर सी बात है एक बात मैं बोलूंगा दूसरी बात आपको नहीं समझ में आएगी। तो पहला पॉइंट ये है, मैं रिपीट करता चल रहा हूं, आप लिखते चलो, मैं रिपीट करता चल रहा हूं एक बार और, कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टोटल फोर्स, आप लिखते चलो और सुनते चलो, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टोटल फोर्स कितना होगा, 0, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया, लेकिन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं बोल पाओगे, ठीक है। ये तो हो गया एक पॉइंट। कैसे 0 आया वो यहां पर दिखाया गया है, इस डाइपोल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया और जितना लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है उतना ही राइट हैंड साइड में भी फोर्स है, इस वजह से ऐसा हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर है। चलो अब देखो आगे, इतना लिख लिया है ना तुमने, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पर अब ये बोल रहा हूं कि अगर टोटल फोर्स 0 है तो डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पर मैंने बोल दिया डाइपोल इन एक्सटर्नल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हो रही है ना, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, वो हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। ये वाला भी पॉइंट लिख लेना। अब इक्विलिब्रियम में तो है, ये लेक्चर खाली जो 2020 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है नहीं, ये लेक्चर 12th क्लास के लिए कोई भी पढ़ सकता है। ये लेक्चर तो 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है। चाहे आप 2020 में एग्जाम दो, चाहे आप 2021 में एग्जाम दो, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं तैयार है, आप 2020 में एग्जाम देना चाहते हो तो भी आप पढ़ सकते हो, आप इस साल क्लास 12th में गए हो तो भी आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहां पर दो बातें और आ गई कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो जब डाइपोल 180 डिग्री का एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। डाइपोल रहना नहीं चाहता ना 180 डिग्री पर, मेरी बात सुनो, रहना कहां चाहता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहां रहना नहीं चाहता वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये वाली पोजीशन में डाइपोल नहीं रहना चाहता ना, डाइपोल तो मना कर रहा है, कह रहा मुझे इस पोजीशन में रहना ही नहीं है, वो तो तुरंत मुड़ जाएगा। बात समझे, स्ट्रेस्ड है डाइपोल इस पोजीशन में, ठीक है। चलो थीटा बराबर 0 डिग्री पर रहना चाह रहा है, वहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। चलो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और जल्दी से लिख लो। फिर भी अगर कोई डाउट परसिस्ट करती है तुम में तो पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन। ये पॉइंट याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा। आपकी डेफिनेटली फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है, फोर्स अलग तरीके से निकालेंगे। तो यहां पर हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और डाइपोल को रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहां पर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आपको याद होगा क्लास 11th में आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू F कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस del U by del R। याद आया होगा, नहीं याद आया तो याद कर लेना,
ठीक है, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होगा, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। तो अब U पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है डाइपोल की, अभी हम पहले पॉइंट में क्या पढ़ चुके हैं, दैट इज माइनस पी डॉट ई। याद आया कुछ, जोड़ दो दिमाग पर, माइनस पी डॉट ई। ठीक है, खुद से चीजों को ना बार बार बोला करो मन ही मन, फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे। माइनस पी डॉट ई, तो U माइनस पी डॉट ई होता है, F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर लगा दिया हमने इस केस में। तो ये देखो, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो वेरिएबल तो E है, P तो वेरिएबल नहीं है, तो P को तो मैं D के बाहर निकाल सकता हूं, डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकता हूं। तो P को मैंने माइनस P को डेरिवेटिव के बाहर निकाल लिया, तो माइनस P इंटू माइनस प्लस P हो गया, P डॉट डी ई बाई डी आर। बात समझे, P डॉट, दिस इज डॉट डी ई बाई डी आर। तो यहां से अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। F की वैल्यू क्या आ गई, P डॉट डी ई बाई डी आर। तो ये एक फॉर्मूला फिर से बन गया। ठीक है, तो ये लिखो हेडिंग, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो। अब इस फॉर्मूले को यूज करना सीख लेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा तो हम कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला वो देख लेंगे। Okay, so starting with next topic, that is torque on dipole in external electric field। तो अभी तक हम फोर्स देख चुके हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब हम देखेंगे कि कितना टॉर्क लगता है डाइपोल के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया भाई हमने यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रख दिया, जैसा आप देख पा रहे हो सामने। ठीक है, अब थोड़ा डाइपोल को यहां पर देखो इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, याद है तुमको कि एक क्यू चार्ज था वहां पर जब हम फोर्स देख रहे थे, और एक माइनस क्यू चार्ज था, ये रहा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, क्यू चार्ज पर फोर्स क्यू ई इधर लगेगा और माइनस क्यू पर फोर्स क्यू ई इधर लगेगा, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको और आगे ले गए और हमने इस QE के कंपोनेंट कर लिए। ठीक है, इस QE के कंपोनेंट कर लिए, तो एक कंपोनेंट तो QE sin थीटा इधर आ गया और एक कंपोनेंट QE cos थीटा इधर आ गया। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इस वाले QE के भी कंपोनेंट कर लिए। वेट करो तो मैं तो ऐसे कर, देखो ये वाला जो QE है इसका भी दो कंपोनेंट हो गया, QE sin थीटा इधर, QE cos थीटा इधर। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोनेंट हो गए। अब तुम्हें कुछ चीजें याद आ रही होंगी टॉर्क की, अगर तो मैं एक चीज बताऊं, अगर फोर्स एक्सिस के अलोंग पास होता है, फोर्स एक्सिस के अलोंग रहता है, तो वो फोर्स कोई टॉर्क नहीं क्रिएट करता। तो यहां पर QE cos थीटा, ये वाला QE cos थीटा और ये वाला QE cos थीटा, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल है, तो ये कोई टॉर्क नहीं क्रिएट करेगा। ये क्लास 11 की चीज है, ये कोई टॉर्क नहीं क्रिएट करेगा, ये घुमा नहीं पाएगा। तो ये QE cos थीटा, ये QE cos थीटा कोई टॉर्क नहीं क्रिएट करेगा। टॉर्क कौन क्रिएट करेगा? ये QE sin थीटा, ये वाला और ये वाला QE sin थीटा टॉर्क क्रिएट करेगा। तो ठीक है, वापस से इस चीज को यहां पर मेंशन कर दिया गया है, QE cos थीटा विल नॉट मेक एनी टॉर्क,
एज इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर आपको नहीं मालूम है तो याद कर लेना, किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर कोई फोर्स रहता है तो वो कोई टॉर्क नहीं बनाता। तो यहां पर कौन टॉर्क बनाएगा? क्यूई साइन थीटा इज मेकिंग कपल, वो कपल बना रहा है, याद आया आपको कपल। टू इक्वल फोर्स लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर क्यूई साइन थीटा इधर लग रहा है। ये जो मुड़ा हुआ है ना, इसको थोड़ा सीधा कर लिया हमने। ये जो डाइपोल की एक्सिस है थोड़ी टिल्टेड है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा स्ट्रेट करके यहां पर देख रहे हैं इस तरीके से। तो इधर तो क्यूई साइन थीटा लग रहा है, इधर भी क्यूई साइन थीटा लग रहा है, डी डिस्टेंस है। तो टॉर्क कितना लगता है? कपल का कितना कितना टॉर्क बनता था? फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, फोर्स आर्म बोलते थे वहां पर हम उसको। तो इन क्यूई साइन थीटा और क्यूई साइन थीटा के बीच की डिस्टेंस डी है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा? ये वाला फोर्स विच इज क्यूई साइन थीटा को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यूई साइन थीटा इंटू डी हो जाएगा। बात समझे? अब देखो क्यू इंटू डी क्या है, याद करो। क्यू इंटू डी क्या है? डाइपोल मूवमेंट है, तो क्यू इंटू डी को पी लिख दो, बाकी ई साइन थीटा बचा। तो यहां से टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? पीई साइन थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया, फिर से एक फॉर्मूला आ गया कि टॉर्क कितना होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस कर देते हैं, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? पीई साइन थीटा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। तो ये दो फॉर्मूले, मतलब दो फॉर्मूले नहीं है, एक फॉर्मूला ही है। ये स्केलर फॉर्मेट में है, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, और ये वेक्टर फॉर्मेट में है, टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई। तो इस तरीके से एक और फॉर्मूला आ गया, वापस से बोल रहा हूं। अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा? दैट इज पीई साइन थीटा या पी क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो फोर्स कितना था? 0। ठीक है, इस चीज को लिख लेना। अच्छा, इस चीज को लिखने से पहले मुझे एक चीज याद आ गई लास्ट लेक्चर की, पहले मैं वो बता दूं, ये आराम से लिख लेना। रुको, मुझे एक चीज पहले क्लियर कर लेने दो, वहां पर एक डायरेक्शन थोड़ा सा इधर विधर हो गया था, लास्ट लेक्चर की चीज है, मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, फिर आप अपनी कॉपी में देख के उसको सही कर लेना। मैंने सही कर दिया था इसमें, ये वाला पॉइंट निकालो। तो अपने नोट्स में ये वाला पॉइंट निकालो सबसे पहले। ये जो लिखे थे ना तुम, एट एनी जनरल पॉइंट, ये एट एनी जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे आर कॉमा थीटा पर, एक बार ये वाला पॉइंट निकालो कॉपी में। तो वहां पर तुमने देखो ई परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन मैंने कैसे बना दी थी? ऐसे बना दी थी, ऐसे करके इस साइड, ये ई परपेंडिकुलर होगा, तुमने भी ऐसे ही बनाई होगी। ठीक है, और ई पैरेलल तो ऐसे ही बना है, तो फिर ई पी ऐसे बना होगा, ये तुम्हारे नोट्स में बना होगा, देखो एक बार। ठीक है, ये ई परपेंडिकुलर वाला गलत हो जाएगा यार। पता है क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती थी वो ऑपोजिट होती थी डाइपोल मोमेंट के, तो इधर आना चाहिए। तो यहां पर ई परपेंडिकुलर इधर नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो इसको सही कर लो, ई परपेंडिकुलर। तो अगर ई परपेंडिकुलर, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तुम्हें, तो ये लो जूम कर दिया, इसको सही से कर लो। ये वाला ई परपेंडिकुलर सही कर लो, ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन गलत हो गई है, तो इसलिए ईपी की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ई पैरेलल तो सही डायरेक्शन में है, लेकिन ई परपेंडिकुलर सही कर लो तुम। ठीक है, ईपी ऐसे, और अल्फा यहां से बना लेना। ये अल्फा तो अभी भी ई पैरेलल और ईपी के बीच का एंगल है, बाकी सारी चीजें सही है। डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लो ई परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, वो इधर नहीं होगा, इधर होगा, क्योंकि गलत आएगा ऐसा करने से। अगर तुम्हें देखना है ना ये कैसे आया, सुनो, तुम्हें देखना है ये प्रूव कैसे हुआ पूरी तरीके से, तो इसका बहुत पहले ना मैंने 1 साल पहले के करीब वीडियो बना रखा है, डाइपोल का प्रूफ, सारा प्रूफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पूरा प्रूफ। तो तुम ना चैनल पर जाके चाहे तो ऐसे टाइप कर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करके, जी शाइन करके, तो भी आ जाएगा, या तो देखना ऐसे स्क्रॉल करना वीडियोस में, बहुत पहले की वीडियो है,
उसे बहुत प्रॉपरली मैंने इसका प्रूफ बताया हुआ। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हो तो इसका प्रूफ जाके देख लेगा, अदरवाइज तो फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तुम्हें जरूरत इतनी है नहीं प्रूफ करने की, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जागृत होती है कि हम तो प्रूव कर लेंगे, प्रूव करेंगे इस चीज को, तो कर लेना प्रूफ। ये चीज सही कर ली होगी अब तक। चलो अब आ जाते हैं अपने उसी पॉइंट पर। कहां गया? तो टॉर्क पर थे ना? हाँ, तो टॉर्क वाला पॉइंट ये रहा। स्टार्ट करो यहां से लिखना टॉर्क वाला पॉइंट। पहले तो हेडिंग लिखो, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हैं हम, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन पूछेगा भी तुमसे, यूनिफॉर्म है ये। ऐसे ही अच्छे सुंदर सा डायग्राम बनाना जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। काफी सुंदर सा डायग्राम है, ऐसे तुम भी बनाना।